हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अडप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी की एक बेसिक चीज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ली थी, जिसके अंदर हमने इम्यूनिटी के टाइप पढ़े, इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने के अंदर आती हैं वो चीज़ें पढ़े। कुछ इम्यूनो टेक्निक के बारे में भी अपने देखा कि हाँ, एलाइजा टेक्निक क्या कर रही है, रेडियो इम्यूनोएसे क्या कर रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने एक बेसिक जानकारी प्राप्त की। तो आज अपन ये देखने वाले हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, यह कैसे अपने रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है, कैसे रोगों से लड़ती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी कहाँ से आती है और इसका पैटर्न क्या होता है, काम करने का पैटर्न क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं इसको। और नेचुरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मदर से एम्ब्रियो में ये ट्रांसफ़र होती है, ये बाहर से नहीं ली जाती, यानी कि जन्मजात होती है। जब एम्ब्रियो पैदा या कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसके साथ में ये इम्यूनिटी आती है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी इज सो नेम्ड बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय से यह प्रेजेंट होती है। एंड डज नॉट हैव टू बी लर्न थ्रू एक्सपोजर टू एन इन्वेडर्स, यानी इन्वेडर का मतलब हो गया कि एंटीजन, यानी कि एंटीजन के एक्सपोजर से यह नहीं बनती, यह ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट होती है। इट दस प्रोवाइड्स एन इमीडिएट रेस्पॉन्स, यानी कि यह फास्ट रेस्पॉन्स देती है, जल्दी काम करती है। टू फॉरेजन इन्वेडर्स, यानी कि एंटीजन के खिलाफ जो इसका रेस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है। हाउएवर इट्स कंपोनेंट्स ट्रीट ऑल फॉरेजन इन्वेडर्स इन मच द सेम वे, यानी कि इसका काम करने का तरीका है वो सभी एंटीजन्स के लिए समान तरीके से होता है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। काम करने का जो तरीका है, एंटीजन से लड़ने का जो तरीका है, उसको नष्ट करने का काम करने का पैटर्न है वो सेम वे होता है, इसीलिए यह स्पेसिफिक नहीं होती, जनरलाइज पैटर्न की इम्यूनिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्नेट इम्यूनिटी का फ़ायदा ये हो गया कि ये फास्ट काम करती है, लेकिन यह जनरलाइज रोगों से लड़ने की क्षमता करती है, यानी कि जो साधारण रूप से रोग पैदा होते हैं, साधारण रूप से वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं, उन्हीं से लड़ने के लिए अपनी को कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जो भी होती है वो फास्ट होती है। इसके अलावा अपन देखिए, अनट्रेंड होती है। अनट्रेंड होने का क्या मतलब हो गया कि कोई भी एंटीजन कितनी बार भी आए, उसके लिए रोगों से लड़ने की या उस एंटीजन को डेथ या किल करने की जो पैटर्न है वो सेम ही होता है। जैसे कि मान लो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर देखेंगे कि कोई भी एंटीजन अगर पहली बार आया है तो उसको लड़ने के लिए अलग तरीके से वो काम करती है, लेकिन अगर वही काम सेकंड बार हुआ है, वही एंटीजन सेकंड बार एक्सपोजर हुआ है, तो वह उसको बहुत ही जल्दी से ख़त्म कर देगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यानी कि ये अनट्रेंड इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा अपन देखें कि इसके अंदर फिजिकल बैरियर हो गया, यानी स्किन से इन्नेट इम्यूनिटी शुरू होती है। स्किन से होने का क्या मतलब हो गया कि अपनी स्वेद एंड सिबम ग्रंथियाँ होती हैं या फिर म्यूकस ग्लैंड होती हैं, अपनी नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो भी एक इम्यूनिटी का ही पार्ट होते हैं और वह इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। यानी कि कोशिश की जाती है कि कोई भी फॉरेजन पार्टिकल है उसको बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाए, एंटर करने के बाद वो रोग पैदा करेगा। लेकिन क्या किया जाए, इन्नेट इम्यूनिटी के द्वारा क्या किया जाता है कि उसको एंटर ही नहीं करने दिया जाता, और एंटर ही नहीं करने दिया जाता तो इसका मतलब वो रोग पैदा ही नहीं कर पाएगा। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी का जो है वो मुख्य पर्पज होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसे रेस्पॉन्स करती है, और अगर कोई एंटीजन अपनी स्किन के संपर्क में आया है या कहीं पर भी अपनी बॉडी के संपर्क में आया है तो उसको पहचाना कैसे जाता है, उसके बारे में अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर हैं, जिनका नाम होता है टोल लाइक रिसेप्टर्स। अब देखिए, टोल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सब में समान होते हैं। आप इंसेक्ट से लेकर के चलो और ह्यूमंस तक चलो, सबके अंदर काम करने का तरीका सेम होता है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो हायर मैमल्स हैं उनके अंदर बात की जाए तो इन रिसेप्टर्स का नाम होता है NF कापा बीटा, यानी कि ये टोल लाइक रिसेप्टर जैसे ही होते हैं लेकिन थोड़े से ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है वो सबसे डेवलप्ड इवोल्यूशन हुआ है, सबसे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो है वो मैमल्स हैं।
यानी कि ह्यूमंस हैं। और मेमल्स के अंदर भी सबसे डेवलप्ड एनिमल्स की बात करो तो वो कौन है, ह्यूमंस है। तो ह्यूमंस के अंदर ये टोल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एनएफ कापा बीटा। और एनएफ कापा बीटा का आपको नाम कहीं पर भी याद आ जाए तो समझ लेना कि ये इम्यूनोलॉजी के रिसेप्टर्स का नाम होता है। हालांकि अपन अलग से कुछ वीडियोस में बात करेंगे कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टाइप के होते हैं और सबका काम है वो अलग अलग होता है। जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर सेरिन थ्रियोनिन, रिसेप्टर ग्वाइनाइल साइक्लेज, एनएफ कापा बीटा रिसेप्टर। ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। अलग अलग हार्मोन्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे इंसुलिन के लिए अलग रिसेप्टर हो गया, ग्लूकागोन के लिए अलग रिसेप्टर हो गया, जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनके लिए अलग रिसेप्टर हो गया। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर जो इम्यूनोलॉजी के अंदर काम करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका नाम क्या दे दिया जाता है, एनएफ कापा बीटा। अब एनएफ कापा बीटा कैसे काम करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मान लो अपनी ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यहाँ पर एनएफ कापा बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है ऐसे। अब कोई भी एंटीजन बाहर से आया है, एंटीजन बाहर से आया है तो जाहिर सी बात है कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है जो रोग पैदा कर सकता है। तो उसके ऊपर अपन जानते हैं कि सेल वॉल होती है। अगर कोई भी बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है तो कैप्सिड, कैप्सोमियर, इन सब चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है और उसके ऊपर होती है सेल वॉल। इस सेल वॉल को रिकॉग्नाइज कौन करता है, रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है कि कोई चीज़ बाहर से आई है, और बाहर से आई है तो उसके ऊपर सेल वॉल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। कोई भी उसके ऊपर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसका नाम क्या होता है, पैथोजन एसोसिएटेड पैटर्न, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न नाम होता है उसका, जो ये रिसेप्टर एनएफ कापा बीटा है वो रिकॉग्नाइज करता है। और ये रिकॉग्नाइज करने के बाद में जो अंदर का इम्यून सिस्टम वो पूरा का पूरा एक्टिव हो जाता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है और उसके खिलाफ क्या बनाना है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना होता है। तो ये होता है एनएफ कापा बीटा का मतलब कि बाहर से कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है। अब मान लो कि रिसेप्टर ने बाहर से रिकॉग्नाइज कर लिया है, बाहर से रिकॉग्नाइज करने के बाद में रिसेप्टर के ऊपर ये फॉरेन एंटीजेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया है लिगेंड्स ने, और ये यहाँ पर उसको बाइंड कर लिया। उसके बाद में अंदर का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। अब उसके बाद में हो सकता है कि मैक्रोफेज एक्टिव हो रही हैं, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस एक्टिव हो रहे हैं, कुछ इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया या वायरस को किल करने का काम करते हैं, उनको इनएक्टिव करने का काम करते हैं। और जिसकी वजह से क्या आती है, इन्फ्लामेशन या सूजन। और सूजन आने के बाद में कुछ टाइम के बाद में या कुछ टाइम के अंदर आप देखते हो कि ये जो बाहर से कोई भी चीज़ आई है, वायरस आया, बैक्टीरिया है, कुछ भी आया है, उसको क्या कर दिया गया है, किल कर दिया गया है, उसकी डेथ कर दी गई है। तो ये एक बात होती है जनरलाइज पैटर्न की कि इम्यूनोलॉजी एक्चुअल में काम कैसे कर रही है। अब देखिए उसके बाद में इन्नेट इम्यूनिटी का फर्स्ट रेस्पॉन्स अगर अपन देखें तो वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का क्या मतलब हो गया कि मान लो आपको कोई भी बाहर से चोट लगी है, ये अपनी बाहर से कोई सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अपने को कोई भी घाव हो गया किसी भी वजह से, घाव होने की वजह से यहाँ से स्किन हट गई और यहाँ से ब्लीडिंग हुई, थोड़ी देर ब्लीडिंग होने के बाद में ब्लड क्लॉटिंग हो गया। लेकिन ये घाव के होने की वजह से यहाँ से क्या अंदर आ सकते हैं, कुछ वायरस, बैक्टीरिया, बाहर से जो भी फॉरेन सब्सटेंस हैं वो इस घाव के माध्यम से अंदर आ सकते हैं और वो रोग पैदा कर सकते हैं। तो घाव के आसपास में आप देखते हो कि रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको अपन इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अब ये सूजन क्यों आ रही है, इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है, ये ऐसा होता है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर नॉर्मली क्या होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, बहुत टाइप की सेल्स होती हैं। और वो सेल्स को सिग्नल मिल गया कि बाहर से कोई ना कोई चोट लगी है। चोट लगने के रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम से बाहर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगी और ये कहाँ तक पहुँच जाएंगी, जहाँ पर घाव लगा है उसके चारों ओर पहुँच जाती हैं। बहुत सारी आरबीसीज है वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट कर देती हैं, डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। यानी बहुत टाइप की सेल्स की संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ का जो एरिया है वो कुछ फुला हुआ दिखाई देता है, यानी कि संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो एरिया है वो सूजा हुआ दिखाई देता है, कुछ से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। अब वह इन्फ्लामेशन क्यों हुई है, इन्फ्लामेशन इसलिए हुई है कि जो भी घाव के माध्यम से
फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं, वायरस या बैक्टीरिया जो भी बाहर से आ रहे हैं, उनको क्या करना है, किल करना है, ताकि वो आगे रोग पैदा ही नहीं कर सकें, उनका मूवमेंट है वो आगे की तरफ हो ही नहीं, उनका इलाज है वो घाव के आसपास में ही कर दिया जाता है। और जब घाव है वो ठीक होने लग जाता है, बाहर एपिथेलियम है वापस से रीजनरेट होना स्टार्ट हो देती है, तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से जो भी सेल्स यहाँ पर इकट्ठा हुई थी वो वापस अपनी जगह पे जाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये इन्फ्लामेशन जो होता है वो फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है, यानी कि कोई भी चीज़ बाहर से आ रही है उसको बाहर का बाहर ही क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, और वहाँ पर रोगों से लड़ने की क्षमता है वो पैदा की जाए, और रोग पैदा ही नहीं हो। यानी कि रोग पैदा तो तब करेगा ना जब यह अंदर आ पाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया होता है वो जीनोम को हाईजैक करता है, अपने जीनोम को हाईजैक करके फिर अपने नंबर में वृद्धि करता है, और नंबर में वृद्धि करने के बाद में वो रोग पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर तो जीनोम की बात छोड़ो, यहाँ पर तो सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं आने दिया गया है, तो यहाँ पर इसको यहाँ का यहाँ ही ख़त्म कर दिया गया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो काम करने में फास्ट होती है, और वो काम करने में फास्ट इसलिए होती है कि वो ग्रोथ होने ही नहीं देगी। जो भी वायरस और बैक्टीरिया अंदर बॉडी के अंदर आया है उसकी ग्रोथ को होने ही नहीं देगी, उसको वहीं का वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। अब अगर गलती से मान लो ये वायरस और बैक्टीरिया अंदर तक पहुँच गए, मान लो पहुँच गए, तो फिर उसका क्या होता है, एंटीवायरल डिफेंस होता है। एंटीवायरल डिफेंस का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज़ अगर सेल के अंदर तक पहुंच गई, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया है वो सेल के अंदर तक पहुंच गया, तो उसको ख़त्म किया जाएगा। और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे। कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होता है, इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया अंदर तक आया है तो उसका लाइसिस किया जाता है, यानी कि उस कंप्लीट सेल को ही मार दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एक होता है अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, और एक होता है लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे, यानी कि किसी भी प्रकार का वायरस और बैक्टीरिया आया है तो उसको नष्ट किया ही किया जाएगा। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का काम करने का तरीका अलग होता है, लेक्टिन का अलग होता है और अल्टरनेट का अलग होता है। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे की अपने को अलग सी वीडियो में बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी डिटेल के बात में है, यानी कि ये थोड़ा डिटेल के अंदर बात होती है कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होता है, कितने टाइप का होता है और क्या काम करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जनरल पैटर्न ये बताऊँ कि ये अल्टीमेट काम क्या करते हैं, C3 प्रोटीन को एक्टिव करते हैं। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है C3 प्रोटीन। ये C3 प्रोटीन को एक्टिव करने के बाद में C3b प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाती है, और इस C3b प्रोटीन के साथ में होता है इम्यूनोग्लोबिन G। इम्यूनोग्लोबिन G एक्टिव होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी आएगी, और इन्फ्लामेशन आने के बाद में C5 प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी जो भी बैक्टीरिया या वायरस या जो भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आया है उसका क्या कर दिया जाएगा, फेगोसाइटोसिस, यानी कि उसको मारने की प्रोसेस है वो कर दी जाएगी। और ये फिर मैक पाथवे एक्टिव होकर उस कंप्लीट सेल का ही क्या कर दिया जाता है, लाइसिस कर दिया जाता है। तो अब देखिए अपन बात तो किसकी कर रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी की, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, साथ साथ में इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी की भी बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये आपस में कोऑर्डिनेट बना करके काम करती हैं, यानी कि अपन इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। साथ साथ में ध्यान में रखना होता है कि एंटीबॉडी इनमें भी रोल प्ले कर रही हैं, उनमें भी रोल प्ले कर रही हैं, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट बना करके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं। उनका फाइनल काम क्या है, दोनों का ही रोगों से लड़ना है। अब रोगों से लड़ना है तो अगर अकेला सिस्टम रोगों से नहीं लड़ पाए, इन्नेट इम्यून सिस्टम अगर रोगों से नहीं लड़ पाए, तो फिर उसके साथ साथ में कौन काम करने लग जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। और ये जो इम्यूनोग्लोबिन है या एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे होता है वो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है, यानी कि यहाँ पर भी IgG और IgM एंटीबॉडी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्नेट इम्यूनिटी के साथ साथ में यहाँ पर कौन काम कर रहा है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी काम कर रहा है। और लेक्टिन डिपेंडेंट क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जिसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की कोई सेल वॉल है या सेल वॉल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जैसी कोई स्ट्रक्चर है, उसको ये लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे तुरंत पहचान लेता है और तुरंत पहचान के क्या कर लेता है, उसकी डेथ करवा देता है। और अल्टरनेट के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडी काम नहीं करती, यह डायरेक्ट ही इम्यून सिस्टम, इन्नेट इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, यानी कि अल्टरनेट पाथवे है वो फास्ट काम करता है। लेकिन यह जनरलाइज है, यानी कि कोई ज़्यादा घातक वायरस और बैक्टीरिया आया है
तो हो सकता है कि अल्टरनेट उसके ऊपर काम नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पर काम कौन कर देगा, क्लासिकल पाथवे। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा तंत्र तैयार है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग आया है तो उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो सी प्रोटीन है, C3 है, C3b है, C5 है, ये प्रोटीन जो होती हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं एक प्रकार के। प्रोटियोलाइटिक होने का क्या मतलब हो गया कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आया है उसको क्या करना है, किल करना है। और उसको किल करना है तो उसकी मोस्ट ऑफ जो सेल वॉल होती है वो हो सकता है कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो आपने अगर उसकी सेल वॉल को ही नष्ट कर दिया तो उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो फैगोसाइटोसिस होता है, जो भी होता है, उसके अंदर क्या होता है कि कोई लाइसोजाइम एंजाइम हो गए, कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो गया, कोई लाइपेज एंजाइम हो गया, जिसकी वजह से सारे काम करते हैं। जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल है या फिर वायरस बैक्टीरिया है, उसकी बॉडी किससे बनी हुई है, हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई, हो सकता है प्रोटीन से, हो सकता है कि लिपिड से। तो अगर आपने प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट यही नष्ट करना स्टार्ट कर दिए तो जाहिर सी बात है उस ऑर्गेनिज्म को ही, पूरा ऑर्गेनिज्म ही नष्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि पैथोजेंस की क्या करते हैं, डेथ कोज करवाते हैं, कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे बड़ा इंपॉर्टेंट पाथ होता है और यह इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है अगर मुख्य रूप से देखा जाए। लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन जी है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट करती है और इम्यूनोग्लोबिन एम है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बावजूद भी इसको इनेट इम्यून सिस्टम में क्यों रखा गया है, क्योंकि अब आगे देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में देखेंगे कि जो IgG इम्यूनोग्लोबिन है वह मदर से भी ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि प्लेसेंटा को यह क्रॉस कर सकती है। तो अगर किसी बच्चे की बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन जी नहीं बनी है फिर भी उसकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन जी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह उस बच्चे में उसकी माता से ट्रांसफर होकर के आई है। तो अगर कोई चीज़ माता से ट्रांसफर होकर के आ रही है तो उसको अपन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम नहीं बोल के क्या बोल सकते हैं, इन्नेट इम्यून सिस्टम। यानी कि एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन वही एंटीबॉडी अगर माता के शरीर से ट्रांसफर करके दी जा रही है तो अपन इसको किसका पार्ट मान सकते हैं, इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। नेचुरल किलर सेल्स का काम क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन का काम होता है। ऑप्सोनाइजेशन भी एक प्रकार का फैगोसाइटोसिस ही होता है, लेकिन फैगोसाइटोसिस है वो मोस्ट ऑफ मैक्रोफेज सेल्स करती हैं और ऑप्सोनाइजेशन कौन करता है, नेचुरल किलर सेल्स या न्यूट्रोफिल्स। आगे देखेंगे कि कितनी टाइप की सेल्स हो सकती हैं, न्यूट्रोफिल्स हो सकती हैं, बेसोफिल्स हो सकती हैं, इयोसिनोफिल्स हो सकती हैं, मैक्रोफेजेस हो सकती हैं। ये सारी जो होती हैं वो इन्नेट इम्यून सिस्टम का सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसके बाद में अगर अपन देखें तो ये होता है सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम की इम्यून सिस्टम के अंदर, और वो भी इन्नेट इम्यून सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या सेलुलर कंपोनेंट्स होता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो क्या हो गया, एपिथेलियल सेल, यानी कि कोई भी पैथोजन आ रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसको स्किन के द्वारा ही रोका जाए, लेकिन गलती से वो मान लो अंदर आ गया तो फिर कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिव किया जाए। कॉम्प्लीमेंट पाथवे के साथ साथ में मैक्रोफेज भी एक्टिव हो जाती हैं। अब मैक्रोफेज के बारे में अपन फिर से देखेंगे कि मैक्रोफेज इन्नेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दोनों के अंदर काम करती हैं। ये दोनों के अंदर काम करने का मतलब ये है कि कोई भी एंटीजन आया है पहले उसका क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस करेंगी। फैगोसाइटोसिस करने के बाद में उसको कंप्लीट नहीं मारेंगी, उसको दे देंगी MHC क्लास सेकंड के पास में। यानी कि क्या किया जाएगा, उस जो पैथोजन है उसको इस काबिल नहीं छोड़ा जाएगा कि वो रोग पैदा करे, लेकिन उसको मारा भी नहीं जाएगा, उसको बीच की कंडीशन में रखा जाएगा। बीच की कंडीशन में रख के उसको MHC क्लास 2 के पास में दे दिया जाता है। फिर MHC क्लास 2 वो B सेल्स को एक्टिव करती हैं, T हेल्पर सेल्स एक्टिव होती हैं, फिर से B सेल्स होती हैं, उसके बाद में प्लाज्मा सेल्स बनती है और प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि मैक्रोफेज इन्नेट इम्यून सिस्टम में भी काम कर रही हैं और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के अंदर भी काम कर रही हैं। उसी प्रकार से जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स जो एंटीजन का प्रेजेंटेशन है वो MHC क्लास फर्स्ट पर भी करती हैं और MHC क्लास 2 पर भी करती हैं। इसका मतलब ये कनेक्टिव लिंक हो गया बिटवीन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और इन्नेट इम्यून सिस्टम, किसका, डेंड्राइटिक सेल्स। ये एक ऐसी सेल्स होती हैं पूरे इम्यून सिस्टम के अंदर जो दोनों के दोनों MHC क्लास को एंटीजन प्रेजेंटेशन कर सकती हैं। इसका मतलब डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी की हेल्प से, और उसके अंदर भी कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgG एंटीबॉडी की हेल्प से पैथोजन को किल करती हैं, पैथोजन को मारने का काम करती हैं। और फिर से इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इन्नेट इम्यून सिस्टम।
हालांकि आईजीजी एंटीबॉडी को काम में ले रही है, लेकिन इन्नेट इम्यून सिस्टम फिर भी हमने बोला है क्योंकि आईजीजी हो सकता है कि कहाँ से आई हो, मदर से आई हो। और उसके बाद में मास्ट सेल्स की बात करें, बेसोफिल्स की बात करें, उनके अंदर क्या होते हैं कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो सकते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, पैथोजन को मारने का काम करते हैं। और इनकी वजह से ही क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। और एलर्जी होती है तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ कौन सी एंटीबॉडी बनाई जाती है, IgE, क्योंकि इसके अंदर कुछ वैसो कॉन्ट्रेक्टिव होते हैं, हिस्टामिन हो गया। और हिस्टामिन आप जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया तो वो क्या कर सकता है, एलर्जी कर सकता है। और उसके अलावा एक और सेल्स कौन सी होती हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, ऑप्सोनाइजेशन करती हैं। एक स्पेसिफिक टाइप का फिनोमिना होता है जिसका नाम होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन एक प्रकार का फैगोसाइटोसिस ही होता है। क्यों ऑप्सोनाइजेशन इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसका थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो है वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प नहीं कर रही, लेकिन मैक्रोफेजेस जो हैं वो फैगोसाइटोसिस करने के साथ साथ में क्या कर रही हैं, एंटीबॉडी बनाने का काम भी कर रही हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि कुछ प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स के साथ में, उसको अपन बोलते हैं ऑप्सोनिन्स। और यह ऑप्सोनिन्स क्या करती हैं, कोई भी पैथोजन है उसको मारने का काम करती हैं, उसको नष्ट करने का काम करती हैं। जिस प्रोसेस से उसको नष्ट किया जाता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब हो गया अल्टीमेट काम इसका वही है कि पैथोजन को मारना है, लेकिन ऑप्सोनाइजेशन कर कौन रही है, न्यूट्रोफिल कर रही हैं, अपने अलग तरीके से काम कर रही हैं। उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ऑप्सोनाइजेशन नाम दे दिया। और उसके अंदर कुछ प्रोटीन होती हैं, प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन्स, उसको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, ऑप्सोनिन्स बोलते हैं। इसीलिए ऑप्सोनिन्स मारने की प्रोसेस को क्या बोल दिया, ऑप्सोनाइजेशन। तो ये अलग अलग जो सेल्स हैं उनका काम सबका अलग अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है और काफ़ी लंबा चौड़ा है। जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर भी यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सबका काम करने का तरीका वो बड़े लेवल पे होता है। मैक्रोफेज जो होती हैं फैगोसाइटोसिस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती हैं, बहुत सारी एनर्जी काम में लेती हैं। काम करने का तरीका है वो इसका बड़ा ही स्पेशल होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है इसका। डेंड्राइटिक सेल्स का काम भी बड़ा इंटरेस्टेड है। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स हैं, ये क्या करती हैं, बस ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर दिया और तुरंत जो भी एंटीजन है उसको नष्ट कर दिया। इसका काम जो होता है वो जनरलाइज काम होता है। तो ये बात थी अपनी इन्नेट इम्यून सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर एक जनरलाइज पैटर्न होता है। अगर कोई भी रोग बाहर से आ गया तो सबसे पहला काम किसका है, इन्नेट इम्यून सिस्टम का। और ये फास्ट काम करता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की बजाय एक फास्ट काम करेगा और जल्दी एक्टिव हो जाता है। लेकिन यह लंबे टाइम तक अपने को इम्यूनिटी नहीं दे सकता। यानी कि अगर अपने को लंबे टाइम तक इम्यूनिटी चाहिए तो फिर कौन सी इम्यूनिटी काम में लेनी पड़ेगी, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिव करना पड़ेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने को काम में लेनी होगी। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा होता है इन्नेट का कि ऑटो इम्यून डिजीज है वो नहीं होती। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, वो अपन एक अलग से वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं और एक्चुअल में ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है वो भी अपन बात करेंगे। तो ये उसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं जिसके बारे में हमने देखा है। लेकिन अगर इन्नेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दोनों साथ मिलकर के काम करने लग गई तो फिर क्या हो सकता है कि बॉडी की जो इम्यून पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से रोग होने की संभावना या सिम्टम्स आने की संभावना है वो बहुत कम होती है। और अगर ये इस कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए आपस में तो फिर क्या होगा कि रोग से लड़ने की क्षमता पैदा नहीं हो पाएगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। आज हमने देखा है इन्नेट इम्यून सिस्टम के बारे में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।